हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 फरवरी 2022 और आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है कि जो देविका नदी परियोजना है ये कौन से राज्य या यूटी से संबंधित है। इसका देविका नदी परियोजना, जो ये देविका नदी परियोजना है इसका संबंध कौन से राज्य से या कौन से यूटी से है, तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर यूटी से। ठीक है। और जो ये देविका नदी है ये कहाँ पर है? देविका नदी परियोजना जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक देविका नदी है। कौन सी नदी? देविका नदी। और उस पर परियोजना है, उसी को हम कहते हैं देविका नदी परियोजना। ठीक है। और ये जो देविका नदी है इसका जो विलय होता है, इसका जो विलय है वो कौन सी नदी में होता है? इसका विलय रावी नदी के अंदर होता है, देविका नदी का विलय। ठीक है। और ये जो देविका नदी है इसको क्या माना जाता है? जो गंगा नदी है, गंगा नदी की तरह है पवित्र ही, गंगा नदी की तरह पवित्र नदी माना जाता है। किसको? देविका नदी को माना जाता है। ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये जो नदी परियोजना है, देविका नदी परियोजना है, इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? तो इसका उद्देश्य है घाटों का निर्माण करना। इसका उद्देश्य है घाट जो होते हैं उनका निर्माण करना और जो स्वच्छता है उसको बढ़ावा देना। घाटों का निर्माण करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? तो देविका नदी परियोजना का उद्देश्य है घाटों का निर्माण करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। ये देविका नदी पर है और कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो सलाल बांध है ये कौन सी नदी पर है? सलाल बांध का जो निर्माण किया गया है वो कौन सी नदी पर किया गया है? तो सलाल बांध का निर्माण चेनाब नदी पर किया गया है। और चेनाब नदी कहाँ पर है? सलाल बांध का निर्माण चेनाब नदी पर। और चेनाब नदी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। ठीक है। चेनाब नदी पर और कौन कौन से जो बांध है वो बनाए गए हैं? तो बगलीहार, दुलहस्ती, पकलदुम और रेटल। बगलीहार, पकलदुम, दुलहस्ती एंड रेटल। जो ये परियोजनाएं हैं ये कौन सी नदी पर, ये बांध है ये कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? तो चेनाब नदी पर बनाए गए हैं। और कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ये पांचों बांध जो है ये चेनाब नदी से संबंध है इनका। और उसके बाद देखते हैं कि अगर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है। जो तुलबुल परियोजना है और जो उरी परियोजना है इसका संबंध कौन सी नदी से है? तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल और उरी परियोजना। ठीक है। झेलम नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी पर। और चेनाब नदी पर कौन कौन से हैं? तो दुलहस्ती, पाकलदुम और बगलीहार और सलाल बांध, रैटल, ये कौन सी नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। कहाँ में? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भी चेनाब नदी के ऊपर ही बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा रेल पुल। ठीक है। और जो चेनाब नदी है ये सिंधु नदी जो है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? चेनाब नदी है। ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा। सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। उसके बाद है कि जो सिंधु, झेलम और चिनाब एक समझौता होता है। कौन सा? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता ये कब होता है? सिंधु जल समझौता, तो ये सिंधु जल समझौता होता है 1960 के अंदर। 1960 में एक समझौता होता है सिंधु जल समझौता। किस किस के बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है ये सिंधु जल समझौता 1960 में। और इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत 3 जो वे हैं नदियां हैं उनका पानी भारत को सौंप दिया जाता है और 3 नदियों का पानी किसको सौंप दिया जाता है? पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। तो भारत के पास कौन कौन सी आती हैं? रावी, व्यास और सतलुज। रावी, व्यास और जो सतलुज नदी है, सतलुज, इनका जो 80% पानी है ये किसको मिलेगा? तो भारत को मिलेगा। और जो 20% पानी है वो किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा। और पाकिस्तान को कौन सी नदी बाटे में आती है पाकिस्तान के में? तो सिंधु, झेलम और चिनाब।
सिंधु, झेलम और चेनाब जो नदी है ये किसके बाटे में आती हैं? तो 80% पानी जो है ये इसका किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो ये सिंधु जल समझौता है ये किसकी अध्यक्षता में करवाया गया? इसमें मध्यस्थता जो है ये किसने की थी? तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई थी। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जो गेमिंग ऐप है A23 उसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। कौन सा ऐप है? गेमिंग ऐप है एक A23, इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात आती है ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल ही में जो उत्तराखंड है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अक्षय कुमार को। और जो मेडिसिन की जो कंपनी है मेडी बड़ी, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको वो किसको बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को बनाया गया था मेडी बड़ी का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और जो गुड डॉट कंपनी है, गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर और AIA जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और उसके बाद जो बाटा कंपनी है, फुटवियर कंपनी है बाटा, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? दिशा पटानी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर, जो फिनो पेमेंट बैंक है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो पंकज त्रिपाठी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ये फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और जो स्पोर्ट्स एडा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो ब्रेट ली को, ब्रेट ली जो क्रिकेटर हैं उनको स्पोर्ट्स एडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन 2022 है उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? विश्व तत्व विकास सम्मेलन, तत्व विकास सम्मेलन 2022 ये जो है ये कौन से नंबर का है? तो ये 21वें नंबर का है। 21वें नंबर का ये विश्व तत्व विकास सम्मेलन 2022 है। विकास शिखर सम्मेलन 2022 है ये। ठीक है, और कौन से नंबर का है? तो ये 21वें नंबर का है। और इसकी जो अध्यक्षता की जा रही है वो किसके द्वारा? ये कहाँ, इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? तो भारत में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और ये इसका जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो टेरी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बात आती है टेरी की, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस टेरी के फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा ही, टेरी के द्वारा ही विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, जो सतत विकास है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या होता है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके, पर्यावरण को ध्यान में रख करके जो विकास किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके तहत कितने गोल निर्धारित किए गए हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जो गोल निर्धारित किए गए हैं वो कितने हैं? तो 17 गोल हैं। और वे कब से कब तक? तो 2015 से 2027 तक, 2015 से 2000 कब तक? तो 2030 तक, 2015 से 2030 तक उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल गोल को। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो ये विश्व तत्व विकास सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है इसमें एक जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो कौन सा, उसका नाम क्या है? तो एक्ट फॉर अर्थ, एक्ट फॉर अर्थ, ये इसके अंदर एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, मतलब घोषणा पत्र जारी किया गया है। और ये इस किसके अंदर? विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन 2022 के अंदर ये एक मैनिफेस्टो लॉन्च घोषित किया गया है, ये घोषणा की गई है। एक्ट फॉर अर्थ ये घोषणा पत्र है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो 1972 में जो स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था वो उसका संबंध किससे था? तो ये भी तत्व विकास से संबंधित सम्मेलन था 1972 में। स्टॉकहोम जो किसकी राजधानी है?
स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल होने का भारत का जो लक्ष्य है, कार्बन न्यूट्रल होने का, ये कब तक का है? तो कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य जो है भारत का वो 2070 तक है। ठीक है, और जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है, पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है ये कब आयोजित किया गया था? तो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन ये आयोजित किया गया था 1992 में। और ये कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था रियो। और रियो कहाँ पर है? तो ब्राजील के अंदर है रियो। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो ये विश्व सतत विकास सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुआ है, आयोजन हुआ 2022 का, इसमें किस किस पर जो जोर है वो दिया गया है? तो जो क्लाइमेट चेंज है और जो एनर्जी है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर इसमें इसमें जो बढ़ावा देने के लिए इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। तो जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्रेंस, बहुत इम्पोर्टेंट पार्टीज है, एक कॉन्फ्रेंस है, वो कौन सी है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये किसको लेकर है? तो क्लाइमेट चेंज को लेकर ये पार्टीज है। और इसमें क्या होता है कि जो ये COP फर्स्ट है, इसका जो आयोजन है वो कब किया गया था? 1995 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पर? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका ये आयोजित की गई थी, COP फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो COP 26 है, इसका आयोजन कब किया गया था? 2021 के अंदर COP 26 का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर ये इसका COP 26 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि जो COP 27 है उसका आयोजन कब किया जाएगा? 2022 के अंदर COP 27 का आयोजन किया जाएगा। और इसका जो ये कहाँ पर होगी? तो मिस्र के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो लस्सा बुखार है, लस्सा बुखार हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। तो ये कहाँ पर, इससे जो ये लस्सा बुखार है ये कहाँ पर वो ज़्यादा तेजी से फैल रहा है? तो जो ये लस्सा बुखार है इससे इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ है? हाल ही में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। 3 व्यक्ति की मौत हो गई है हाल ही में। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो जो लस्सा बुखार है ये कहाँ पर बहुत तेजी से फैल रहा है? इंग्लैंड के अंदर फैल रहा है। और ये कैसा जो वायरस से फैलने वाला बुखार है और इसका जो वाहक है वो कौन है? तो जो चूहा है वो इसको फैला रहा है। ठीक है, चूहे के द्वारा ये फैलाने वाला कौन है? इसको चूहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो लस्सा बुखार है ये सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? तो 1969 के अंदर ये देखा गया था। नाइजीरिया का एक क्षेत्र है लासा क्षेत्र, नाइजीरिया का एक लासा क्षेत्र है, वहां पर क्या देखा गया था? इस बुखार को देखा गया था। ठीक है, सबसे पहले ये खोजा गया था, इसकी खोज हुई थी। और ये जो बुखार है, लस्सा बुखार है, इसके अंदर क्या होता है? व्यक्ति को बुखार होता है, बुखार के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और क्या होता है कि 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के अंदर अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, बुखार होने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है और 2 सप्ताह के साथ साथ व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि काली मौत जो है वो हम किसको कहते हैं? काली मौत, कौन सी बीमारी को काली मौत कहा जाता है? तो जो प्लेग है उसको हम क्या बोलते हैं? काली मौत कहा जाता है। ठीक है, जो प्लेग है ये किससे होने वाला रोग है? तो प्लेग जीवाणु से होने वाला रोग है, प्लेग जीवाणु से होने वाला रोग है। और ये इसका जो वाहक है वो कौन है? तो इसका वाहक भी क्या है? चूहा इसका वाहक है। ठीक है, और जो धनुष टंकार रोग है ये किसको बोलते हैं? धनुष टंकार रोग किसको बोलते हैं? तो धनुष टंकार रोग बोलते हैं हम टिटेनस को। और जो टिटेनस है ये भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, और ये जो टिटेनस है ये टिटेनस को हम क्या बोलते हैं? धनुष्टंकार रोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया के अंदर क्या होता है? इस रोग में पानी से डर लगता है और इसको हम क्या बोलते हैं? रेबीज बोलते हैं। और ये जो रेबीज है ये कौन से वायरस से? तो रैबिडो वायरस से कौन सा ये होता है? तो ये होता है रेबीज हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और इसमें जो इसका टीका है वो किसने खोजा था? तो लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा था, लुई पास्चर ने। ठीक है, और ये किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और इसमें पानी से डर लगता है। क्वाशियोरकर और जो मरासमस रोग हैं ये किसके कारण होते हैं? तो जो प्रोटीन है उसके कारण कौन से रोग होते हैं? ये क्वाशियोरकर और मरासमस रोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो
जो सीड योजना है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? सीड योजना। जो ये सीड योजना है इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। ठीक है, तो जो ये डीएनटीज हैं इनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इनके जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए क्या योजना स्टार्ट की गई है? सीड योजना स्टार्ट की गई है। डीएनटीज की जो फुल फॉर्म है ये क्या है? डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो घुमंतु प्रजाति होती हैं, जो विमुक्त प्रजाति होती हैं, उनके लिए एक ये योजना स्टार्ट की गई है, उनको ही हम क्या बोलते हैं? डीनोटिफाइड बोलते हैं, और उनके लिए ही ये योजना स्टार्ट की गई है, स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, सीड योजना जिसको हम बोल रहे हैं। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है उसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसके द्वारा ये स्टार्ट की गई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा ये सीड योजना स्टार्ट की गई है। और ये जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार इसके सामाजिक न्याय मंत्री हैं हाल ही में हमारे। ठीक है, और ये जो सीड योजना है इसके अंदर कौन कौन सी 3 बातों पर बल दिया जाएगा? तो जो आजीविका के साधन है उनको बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, और मकान की जो सुविधा है वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो बप्पी लाहाड़ी हैं उनका निधन हो गया है। बप्पी लाहाड़ी ये क्या थे? ये फेमस डिस्को डांसर थे बप्पी लाहाड़ी, और 1952 के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1952 में इनका जन्म हुआ था, और अब कितनी उम्र में? तो 69 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। 69 ईयर की उम्र में निधन हो गया है किसका? बप्पी लाहाड़ी का। और ये क्या थे? डिस्को डांसर थे। ठीक है, तो इनको किस नाम से भी बुलाया जाता है? डिस्को किंग के नाम से इनको बुलाया जाता है। और एक और नाम है इनका, तो गोल्डन मैन भी इनको कहा जाता है। और ये फेमस क्या थे? संगीतकार थे, गायक थे। ठीक है, और इन जो ये हैं, उसके बाद देखिएगा इन्होंने कौन सा आई एम ए डिस्को डांसर, इन गाना किसका था? तो बप्पी लाहाड़ी का था, आई एम ए डिस्को डांसर। उसके बाद देखिएगा कि अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है? तो लता मंगेशकर जी का, स्वर कोकिला जिनको कहा जाता है, लता मंगेशकर जी, इनका भी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और 1929 के अंदर 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और अब 6 फरवरी 2022 को इनका 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और लता मंगेशकर अकादमी और लता मंगेशकर जो प्रतिमा है ये स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की गई है? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 2001 के अंदर इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न पुरस्कार। और 1999 में इनको पद्म विभूषण, और 1969 के अंदर इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। और फ्रांस का लीजेंड ऑनर पुरस्कार भी किसको मिला है? लता मंगेशकर जी को मिला है। ठीक है, और जो संगीत के क्षेत्र में फर्स्ट भारत रत्न जो पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्र में फर्स्ट भारत रत्न पुरस्कार, पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो सुब्बा लक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अभी हाल ही में किसका निधन हुआ था? पंडित बिरजू महाराज, जो कि किसके डांसर थे? कौन से डांस से रिलेटेड थे? तो ये थे पंडित बिरजू महाराज, कथक डांसर थे। और इनका संबंध कौन से घराने से था? तो लखनऊ घराने से संबंध रखते थे पंडित बिरजू महाराज। और सिंधुताई सपकाल, ये इसको क्या बोला जाता है? सिंधुताई सपकाल, ये कहाँ से थी? तो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा किसको कहा जाता है? सिंधुताई सपकाल को। और अनाथ बच्चों की माँ भी किसको कहा जाता है? तो इसको ही कहा जाता है अनाथ बच्चों की मां, सिंधुताई सपकाल को। ठीक है, इनकी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और जो सोनू निगम है उनका संबंध किससे है? तो सोनू निगम का संबंध है फिल्म इंडस्ट्री, ये भी गायक हैं सोनू निगम। और इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो 2022 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है सोनू निगम को। और उसके बाद के जो संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो जो ग्रेमी अवार्ड है ये
कहाँ पर कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। और जो पुलित्जर पुरस्कार है उसको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और जो प्रित्जर पुरस्कार है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी हाल ही में एक किसका निधन हो गया है, जो संध्या मुखोपाध्याय है, संध्या मुखोपाध्याय है, इनका भी निधन हो गया है। ये क्या थी, ये एक बंगाली गायिका है, बंगाली गायिका थी ये, और इनका भी निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, 90 साल में इनका निधन हो गया है, संध्या मुखोपाध्याय। और इनको 2022 में इनको कौन सा अवार्ड दिया जाना था, तो पद्मश्री अवार्ड दिया जाना था, और इन्होंने लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, संतोष मुखोपाध्याय। और ये बंगाली गायिका है, पश्चिम बंगाल से ये संबंध रखती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने पेटीएम के साथ समझौता किया है। जो ट्विटर है, ट्विटर ने क्या किया है, पेटीएम की कंपनी के साथ समझौता किया है, किसको लेकर, कि जैसे कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी गायक को, किसी भी नेता को, किसी को भी आप ट्विटर पर फॉलो करते हो, तो आपको मतलब आपको जब उसकी कोई भी जो उसका कंटेंट है वो आपको पसंद आता है, तो उसको टिप्स देने के लिए ये समझौता, ट्विटर ने ये समझौता किया है। भारत में जो है टिप्स देने के लिए, ट्विटर को टिप्स देने के लिए ये समझौता किया गया है। और ये समझौता किसके साथ किया गया है, पेटीएम के साथ किया गया है। और बात आती है कि जो ट्विटर है इसकी स्थापना कब होती है, 2006 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हाल ही में जो सीईओ है वो किसको बनाया गया है, तो पराग अग्रवाल को इसके सीईओ बनाया गया है, ठीक है। और जो ये गूगल कंपनी है उसके सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई इसके गूगल के सीईओ हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इन दोनों को पद्म भूषण अवार्ड 2022 दिया गया है। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है, तो अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो इंस्पायर सैटेलाइट 1 है, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इंस्पायर सैट 1 ये जो है ये एक सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये एक सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में। और इसके जो 10वें अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और जो ये हाल अभी वर्तमान में 4 फरवरी को कौन सा जो इसरो के द्वारा कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो जो EOS 0.4 है, इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा, सैटेलाइट का जो सफल परीक्षण है वो 14 जनवरी को फरवरी को किसके द्वारा किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया था। और 14 जनवरी को ही कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-52 जो सैटेलाइट है ये किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये इसरो है इसका जो स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसरो का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आईसीसी का जनवरी 2022 का आईसीसी के द्वारा जनवरी 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसको दिया गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जो ये मैन के अंदर किसको दिया गया है और वुमेन में किसको दिया गया है, तो मैन के अंदर दिया गया है ये कीगन पीटरसन को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, कीगन पीटरसन तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और इनको जनवरी 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड है ये दिया गया है। और जो वुमेन है, वुमेन में किसको दिया गया है, तो जो हीथर नाइट है, हीथर नाइट को जनवरी 2022 का ये
जनवरी 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं ये हीथर नाइट। ठीक है, बात आती है आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब होती है, 1909 के अंदर इसकी स्थापना होती है और दुबई यूएई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बर्कले वर्तमान में इसके हेड है। और सबसे पेपरलेस सरकार, दुनिया की सबसे पहली पेपरलेस सरकार कहाँ की है, यूएई की है। और T20 वर्ल्ड कप और जो आईपीएल है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, यूएई के अंदर किया गया था। और होप मिशन जो एक मंगल मिशन है, मंगल ग्रह का जो मिशन है, ये इसका संबंध कहाँ से है, यूएई का मिशन है, होप मिशन। ठीक है, उसके बाद है कि जो कच्चा पाम ऑयल है उस पर कृषि जो उपकर है ये घटाकर भारत के द्वारा जो कृषि पाम ऑयल है, जो कच्चा पाम ऑयल है, इस पर क्या किया गया है, तो इस पर जो कृषि उपकर है उसको घटाकर, इस पर जो कृषि उपकर है कच्चा पाम ऑयल पर, इसको कितना कर दिया गया है, पहले इस पर जो ये कृषि उपकर था ये कितना था, 7.5% पहले था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, ये पहले था और अब कितना कर दिया गया है, तो अब घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। ये कच्चा पाम ऑयल इस पर घटा दिया गया, कच्चा पाम ऑयल पर ये कृषि उपकर जो है ये घटा दिया गया है। पहले 7.5% था और अब कितना कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो वेदांता कंपनी है भारत की और जो ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, वेदांता एक भारत की कंपनी है और जो ताइवान की कंपनी कौन सी है, तो फॉक्सकॉन कंपनी है। ये कहाँ की है, ये ताइवान की कंपनी है और ये कहाँ की है, तो ये भारत की कंपनी है। ठीक है, और इनके दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, किसके लिए, तो इनके दोनों के बीच में किस लिए समझौता हुआ है, तो जो सेमीकंडक्टर हैं उनका निर्माण करने के लिए, जो सेमीकंडक्टर हैं उनका निर्माण करने के लिए किस किस के बीच सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए किस किस के बीच समझौता हुआ है, तो वेदांता और जो फॉक्सकॉन कंपनी है कहाँ की, ताइवान की, उनके द्वारा ये समझौता किया गया है सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर है इनकी जो प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उनको ही हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो ये अफगानिस्तान ने गेहूं में वितरण के लिए किसके साथ समझौता किया है, अफगानिस्तान और जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके बीच समझौता हुआ है। अफगानिस्तान और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। ये क्यों किया है कि जो गेहूं है उसके वितरण के लिए, गेहूं के वितरण के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो गेहूं के वितरण के लिए किस किस के बीच समझौता हुआ है, तो अफगानिस्तान और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच समझौता हुआ है। बात आती है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल यहाँ की राजधानी है। और उसके बाद जो यहाँ की संसद का नाम है उसको क्या बोलते हैं, तो सोरा यहाँ की संसद का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राजस्थान है लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन किसको बना दिया गया है, तो जो राजस्थान है उसके राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है, नए चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो ये नए चेयरमैन बनाया गया है संजय श्रोत्रिय को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन जो है ये बनाया गया है, संजय श्रोत्रिय को। ठीक है, बात आती है राजस्थान की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, जयपुर यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और जो दुनिया की तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव कहाँ पर रखी गई है, तो जयपुर के अंदर सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है। और जो दुनिया का सबसे खादी के कपड़े से बना जो सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज ये कहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, जैसलमेर के अंदर प्रदर्शित किया गया था। ठीक है,
और उसके बाद देखिएगा कि जो कुछ इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है ये हाल ही में हुई थी, इनको हम देख लेते हैं। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का हाल ही में निदेशक जो है ये किसको चुना गया था, तो दिनेश प्रसाद सकलानी को, दिनेश प्रसाद जो सकलानी है उनको क्या बनाया गया था, एनसीईआरटी के अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो एम जगदीश कुमार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद है यूपीएससी के अध्यक्ष किसको, कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष, प्रदीप कुमार जोशी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसकी पहली महिला कुलपति किसको बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था, धूलीपड़ी पंडित को, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। किसको, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को किसका, जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद है कि जो सीबीएसई है, अभी हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो विनीत जोशी को किसके, मनोज आहूजा के स्थान पर किसका सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया था। और जो इसको है, इसको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इसको का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है दिलीप संघानी को। और नैनो यूरिया, दुनिया का पहला नैनो यूरिया है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इफ्को के द्वारा ही तैयार किया गया था। ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।